Welcome you to this next lesson on introduction to business. इस particular lesson में हम continue करेंगे discussion on the various formats of ownership या legal structures जो कि आप adapt कर सकते हैं अपने business के लिए. Initially हमने discuss किया sole proprietorship के model को और उसके advantages और disadvantages की context में discuss किया. मूविंग ऑन, जो सेकंड लीगल स्ट्रक्चर है जिसकी ऑप्शन आपके पास होती है अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज द पार्टनरशिप या को ओनरशिप का जो मॉडल है वो. एज द नेम माइट सजेस्ट एंड इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्म इन द मार्केट दैट अगर कोई बिजनेस जो है वो ग्रुप ओनरशिप में है या मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक बिजनेस को ओन कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो हम इसे पार्टनरशिप का बिजनेस मॉडल कहते हैं. यूजुअली इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को भी कंपैरेटिवली सेटअप करना इतना डिफिकल्ट नहीं है देन दी अदर कॉम्प्लिकेटेड लीगल स्ट्रक्चर्स जो कि कॉर्पोरेशंस और कंपनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कंपैरेटिवली ये जरूर कहा जा सकता है कि स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है इस पर्टिकुलर बिजनेस को सेटअप करना देन दी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बट जनरली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सेट अप दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस. एज फार एज द ओनर्स आर कंसर्न, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर हम बड़े एडवांटेजेस की बात करें तो ओनर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो बिजनेस अगर समहाउ लॉसेस बेयर करता है तो वो लॉसेस जो हैं वो शेयर कर लिए जाते हैं और समहाउ वो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस जो अगर आप अकेले उस पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं आपको अकेले बेयर करना पड़ेगा, वो जारी बात है ग्रुप जो है वो कलेक्टिवली बेयर करता है. जिससे जारी बात है इंडिविजुअल्स की जो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं या इन्वेस्टमेंट है उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है. एक और बहुत बड़ा फायदा इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस का ये है कि जब आप ग्रुप में बिजनेस को सेटअप किए हुए हैं तो जो स्किल सेट है वो उसमें आपको डेप्थ और वैरायटी मैसर आती है. बिजनेस जो है वो बेनिफिट करता है मल्टीपल लोगों की मल्टीपल एक्सपर्टीज के साथ. जो जाहिर बात है आप एम्प्लॉयमेंट की सूरत में भी हायर कर सकते हैं, आपके हायर करदा एम्प्लॉयज भी आपको मुहैया कर सकते हैं, लेकिन ये बात हम पिछले लेक्चर में भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा आप एज एन ओनर अपने बिजनेस को के इंटरेस्ट को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट और डेवलप कर सकते हैं, वो जारी बात है एम्प्लॉयज़ में जनरली ये टेंडेंसी होती है कि वो उतना ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं जितना आप उन्हें सैलरी या इंसेंटिव्स की मद में पे कर रहे हैं. सो जो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ जो डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस हैं बिजनेस के, वो अगर मल्टीपल ओनर्स मुख्तलिफ एक्सपर्टीज रख रहे हैं तो वो जारी बात है आपके लिए बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी अटेन करने का बायस बन सकता है, या जारी बात है आपके लिए बेटर जो स्किल सेट की सूरत में जो इनपुट है बिजनेस में एप्लीकेशन ओरिएंटेड वो आपको मुहैया हो सकता है. सिमिलरली एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को ये हासिल है कि जो क्रिएटिव और फाइनेंशियल डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन मोस्ट केसेस ऑफ कोर्स. जहाँ तक क्रिएटिव डेप्थ का ताल्लुक है, वह जारी बात है जितने ज़्यादा दिमाग अपने बिजनेस के में इनोवेशन को या फिर यूनिकनेस को डेवलप करने के लिए डिप्लॉयड होंगे या सोच रहे होंगे, उतने ही ज़्यादा बिजनेस को आइडियाज़ मिलेंगे. जितने ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो आपकी आउटपुट जो है वो इनोवेटिव या रिफाइन हो पाएगी. इसे आप सिनर्जिकल इफेक्ट भी कह सकते हैं कि जाहिर बात है जब मल्टीपल एफर्ट्स या फिर इनपुट्स जो हैं वो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट या फैसिलिटेट कर रहे हों, उसमें जाहिर बात है जो आउटपुट की जो क्वालिटी है या आउटपुट की जो रिफाइनमेंट है या जो आउटपुट का इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा मेजर या नोटिस किया जा सकता है. इसी तरह फाइनेंशियल डेप्थ भी ज़्यादा होती है, ये एक एडवांटेज है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर का. उसमें जारी बात है जो पॉकेट्स हैं वो बिजनेस को जो फाइनेंस कर रही हैं वो मल्टीपल होती हैं, इसलिए अगर सर्टनली बिजनेस को एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मैसर आती है या बिजनेस को सर्टनली मार्केट में एक एडवांटेज हासिल करने के लिए कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, कोई कैंपेन नई लॉन्च करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है,
जो से वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है कि अगर लॉन्च कर लिया जाए वक्त पर तो जाहिर बात है मल्टीपल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो वो जो फाइनेंस या लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी है या जो कैश की इन सिंपल वर्ड्स अवेलेबिलिटी है वो आपको ज़्यादा मुयसर होती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये एस्पेक्ट जो है ये बड़ा एक डिसएडवांटेज की सूरत में हमारे सामने आता है। सिमिलरली अगर बिजनेस किसी क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहा है जिसमें उसे कुछ राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंजेक्शन की ज़रूरत है बिजनेस में, तो जो मल्टीपल फंडर्स हैं बिजनेस के पार्टनर्स की सूरत में वो क्योंकि मल्टीपल इनकम्स या मल्टीपल दूसरे अल्फाज में अकाउंट्स एज अ बैकअप प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद दैट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। As far as the disadvantage of this particular format is concerned, well definitely बड़ा disadvantage तो बड़ा material है और वो ये है कि अगर business profitable है और कमाई कर रहा है अच्छा खासा तो उस कमाई को आपको definitely share करना है within your partners। नंबर 2 एक और बड़ा disadvantage इस particular format का ये है कि यूजुअली देखा गया है कि जहाँ पर लैक ऑफ मेच्योरिटी अगर एग्जिस्ट करती है पार्टनर्स में या फिर लैक ऑफ एक्सपोजर या लैक ऑफ समहाउ नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आपको जनरल डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट्स भी नज़र आ सकते हैं ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। इसलिए एक रुझान ज़्यादातर देखा गया है कि 55 से 60% तक के लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में कि वो एक असेसमेंट के मुताबिक कि वो सोल ओनरशिप के मॉडल की तरफ जाएं और कहीं पर जाहिर बात है ये परसेंटेज अराउंड 70% है। इनफैक्ट जो ज़्यादा quoted figure that is around 70%, I stand corrected, 70 to 75%, इसको kindly correct कीजिए, it's not around 60%। So the point is this कि इसकी बड़ी वजह ये है इस रुझान की कि आपको डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट्स अवॉइडेंस का रुझान नज़र आता है जो कि सरफेस होते हैं या देखे जाते हैं यूजुअली। लेकिन हैविंग सेड दैट अगर प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप का डिवाइड रख पाने की सलाहियत अगर इंडिविजुअल्स में मौजूद ज़्यादा हो और डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ज़्यादा हो तो जो एडवांटेजेस इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ का एटीट्यूड जो है वो अक्सर औकात बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेल होता हुआ इन फॉर्मेट्स में नज़र आता है और आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस पार्टनरशिप बिजनेसेस की फॉर्म में भी नज़र आते हैं। लेकिन देन अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एज डिसएडवांटेज हाई होती है या हो सकती है। एक और जो डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का वो अगेन सोल ओनरशिप की तरह ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनर्स हैं वो अगेन पूरे के पूरे फर्म की जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ करने के जिम्मेदार हैं और they cannot get away from any of those। ये जनरली पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क है जो कि आपको एज चॉइस बनता हुआ नजर आता है बहुत सारे बिजनेसेस का। जो तीसरा लीगल स्ट्रक्चर है या जो तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि अगेन हमें बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आता है वो कॉरपोरेशन या कंपनीज का है। इंटरेस्टिंग बात इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के बारे में ये है कि अराउंड somehow 20% की एग्जिस्टेंस इसकी मार्केट में हमें नज़र आती है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की यानी बिजनेसेस जो हैं कॉरपोरेशन के फॉर्म में तकरीबन 20% तक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि तकरीबन 70 से जो 80% तक की ओवरऑल बिजनेस के रेवेन्यूज हैं वो आपको इसी फॉर्मेट से जनरेट होते हुए नज़र आते हैं। इसकी वजह आपको अनकरीब समझ आ जाएगी जब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पे अगर किसी कंपनी या कॉरपोरेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक जो कंपनी लॉ है या कॉरपोरेशन के हवाले से किसी स्टेट या रिपब्लिक या नेशन का जो लॉ है उसके तहत ये सेटअप की जाती हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को यानी एक
कंपनी को या एक कॉरपोरेशन को एक इंडिविजुअल की तरह एक एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे अगर 10,000 या आई डोंट नो 5,000 या फॉर दैट मैटर 500 शेयर होल्डर्स ने एक इन्वेस्ट किया हुआ एक कॉरपोरेशन में, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेपरेट होंगे कॉरपोरेशन से इन अ मैनर दैट दे वुड एंजॉय देयर प्रॉफिटेबिलिटी या स्टॉक प्राइसेस की हाइक की सूरत में या इजाफे की सूरत में वो अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे इस फर्म से, इस कॉरपोरेशन से। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन की लाइबिलिटीज का, तो वो कॉरपोरेशन इटसेल्फ जिम्मेदार होगी। जो शेयर होल्डर्स हैं वो फर्म के मिसाल के तौर पे जो पेएबल डेट हैं या कर्जा जात की इंस्टॉलमेंट है वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिमिटेड लाइबिलिटी का भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक बड़े एडवांटेज की सूरत में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हवाले से अगर जाना जाता है। वो क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितना आपने एक पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया हुआ है आप उसी के जिम्मेदार हैं। अगर उसके नतीजे में कुछ लॉस हो रहा है तो आप उतने ही परसेंटेज लॉस के जिम्मेदार हैं, या फिर इनवर्स के सिनेरियो आप उतना ही सरमाया आपका डूब जाएगा जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया। वैसे ज्यादा आपसे कुछ तकाजा नहीं किया जाएगा कि आप आउटस्टैंडिंग ड्यूज को या आउटस्टैंडिंग जो आपकी कर्जाजात हैं आप उनको पे ऑफ करें। सो यहाँ पर ये बड़ा फेवरेट फॉर्मेट इसलिए भी बन जाता है अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कि आप क्योंकि एज अ शेयर होल्डर इस पर्टिकुलर बिजनेस में बस ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर लॉस को बियर करने के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के अगेंस्ट आपको किसी केस में फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक इंडिविजुअल के से राइट्स रखती है, वो अपने कर्जाजात जो है वो और जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ करने की जिम्मेदार खुद है। एक कंपनी या टैक्स लॉ के तहत एक इंडिविजुअल की तरह ही एक कॉरपोरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है किसी के साथ, वो किसी को हायर कर सकती है, वो किसी को फायर कर सकती है, वो एक कर्ज ले सकती है, वो अपने टैक्सेस पे कर सकती है और उसे करने होते हैं। और इन टैक्सेस के पे ऑफ करने के बाद जो मुनाफा है वो फिर शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको ये जरूर बताता चलूँ कि एक डिसएडवांटेज की सूरत में यहाँ पे शेयर होल्डर्स के हवाले से बात डिस्कस की जाती है कि जब कोई शेयर होल्डर जो है प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट उसे मिलता है टैक्स कटने के बाद। वो टैक्स जो कि कंपनी ने पे करना है अपनी अर्निंग्स पे, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है और फिर प्रॉफिट पर जो इनकम टैक्स है वो शेयर होल्डर जो है वो दोबारा पे करता है। तो समझिए डबल टैक्सेशन एक डिसएडवांटेज की सूरत में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाती है। लेकिन इसके अलावा ये एक पॉपुलर फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको बताया इसलिए भी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपनीज को इसलिए सेटअप करते हैं या बिजनेसेस को कॉरपोरेशन की सूरत इसलिए देते हैं, वो चार्टर या जो गवर्नमेंट का कंपनी लॉ है उसके तहत बिजनेस को इसलिए रजिस्टर करना पसंद करते हैं बिकॉज उसमें बिजनेस और कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रजिस्टर हो जाती है। आप सिर्फ उसके शेयर होल्डर होते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं सिर्फ अपने मुनाफे की परसेंटेज के हवाले से नुकसान को बेयर करने के लिए इन वर्स्ट केस सिनेरियो। इसके अलावा जो कंपनी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए या अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी कॉरपोरेशन को जो सेटअप किया जाता है या फिर उसको चलाया जाता है, इसमें तीन मेन जो है वो अहम मेन स्टेक होल्डर्स हैं या तीन मेन आप यूं कह लें कि एलिमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के में इन्वॉल्व होते हैं। एक कंपनी की जारी बात है जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया, शेयर होल्डर्स होते हैं। नंबर 2 कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और नंबर 3 जो है कंपनी की मैनेजमेंट होती है। शेयर होल्डर्स जारी बात है जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो तमाम लोग हैं जो हिस्सा रखते हैं ओनरशिप में इस पर्टिकुलर फर्म की। इस पे कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कॉरपोरेशन के केस में कि ओनर्स कितने हों। पब्लिक और प्राइवेट की बहस मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। कॉरपोरेशन बुनियादी तौर पर 2 किस्म की हो सकती है, लेकिन एनीवेज ये तीनों हिस्से जो हैं ओनर शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो आपके मैनेजमेंट है, ये 3 वाइटल हिस्से हैं किसी कॉरपोरेशन को चलाने के लिए। शेयर होल्डर्स वो तमाम ओनर्स हो गए जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो
इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, ताकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ताकि कंपनी के स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी जो मामलात हैं उनको ओवरसाइट कर सकें। वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो लॉन्ग टर्म कंपनी के प्लान्स बनाते हैं और मॉनिटर करते हैं। नंबर थर्ड जो एलिमेंट है उसको, जो कि मैनेजमेंट है कंपनी के, जो हायर किया जाता है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, कंपनी के जो टैक्टिकल मुख्तलिफ अवामिल हैं उसको चलाने के लिए, यानी जिसमें मिसाल के तौर पे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या सीईओज आ जाते हैं, आपके सीएफओज आ जाते हैं, सीएमओज आ जाते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये वो तमाम एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी के मामलात, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको चलाने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका जितना भी टियर्स हैं या हायरार्कीज हैं या जो स्ट्रक्चर हैं पूरे बिजनेस के, उसको जारी बात है ओवरसाइट ये मैनेजमेंट की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो करती हैं। इस मैनेजमेंट पर या कंपनी के जो एम्प्लॉयज का ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको गवर्न करता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ओवरसाइट की बॉडी, या आप यूं कह लें कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो सिर्फ कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको डिजाइन करता है, कंपनी की पॉलिसी मेकिंग करता है और कंपनी के जो बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनको करता है, और इसके अलावा वो इंश्योर करता है कि शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में वो सरमाया प्रोटेक्टेड रहे, और बल्कि वो कोशिश करते हैं या इंश्योर करते हैं कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा सरमाया दे पाए, जिसके लिए जारी बात है वही बोर्ड जो है वो बेहतरीन मैनेजमेंट लाता है, उस मैनेजमेंट को फिर मॉनिटर करता है, और अगर वो मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही तो उस मैनेजमेंट को फिर रेड सिग्नल दे देता है या उसे निकालने का भी वो जिम्मेदार होता है। अगर इन सर्टेन सिचुएशन अगर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा या कंपनी के इंटरेस्ट में प्ले आउट नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है उसमें फिर शेयर होल्डर्स का रोल आ जाता है जो उसे वोट आउट कर सकते हैं और किसी और को वोट इन कर सकते हैं। ब्रीफली ये वो बुनियादी 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी कॉरपोरेशन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब कॉरपोरेशन के बारे में मजीद आपको बताते चलें तो उसमें 2 फॉर्म्स होते हैं यूजुअली। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक लिमिटेड सर्टेन नंबर ऑफ ओनर्स हैं, जिससे ज्यादा ओनर्स उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं हो सकते। वो नंबर अराउंड 2 to 200 का है approximately. It's something that has to be looked into, but ये रिवाइज होता रहता है विद लॉ। बट द पॉइंट इज दिस कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स उसमें अलाउड होते हैं, और जो ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी है वो आउटसाइड किसी मेंबर को, पब्लिक को ऑफर नहीं की जा सकती। और जहां तक पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन या कंपनीज का ताल्लुक है, उनका ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो अपने जो शेयर्स हैं उनको फ्लोट कर सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में जनरल पब्लिक को, या फिर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती हैं कंपनियों में। जिसका मतलब क्या है कि आप किसी भी वक्त अपनी कंपनी में बड़े पैमाने पर सरमाया अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप हजारों शेयर होल्डर्स जो हैं वो आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और कंपनी या कॉरपोरेशन का फायदा क्या है कि वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरमाया जो है बहुत ज्यादा लोगों से अट्रैक्ट कर सकती है, और इसके नतीजे में वो बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन कर सकती है, बड़े पैमाने पर नेशनल इंटरनेशनल पैमाने पर वो अपने ऑपरेशंस को का फैलाव यकीनी बना सकती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसके लिए यूजुअली पब्लिक
कॉरपोरेशंस को सेटअप किया जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और बहुत बड़ा फायदा ये है शेयर होल्डर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कमा पाते हैं, ना सिर्फ कंपनी जो उन्हें डिविडेंड्स देती है जिन्हें हम प्रॉफिट्स कहते हैं बुनियादी तौर पे, बल्कि इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो शेयर्स हैं किसी भी कंपनी की, उसकी प्राइस में उतार चढ़ाव आता है। और बाज़ औक़ात अच्छे हालात अगर हों, इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हों, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो आप शेयर्स अपने किसी कंपनी के बेच के भी कमा सकते हैं। तो शेयर्स दो सूरत में मुनाफा देते हैं शेयर्स रखने वाले या वाली शख्सियत को। एक जो कंपनी आपको डिविडेंड्स देती है उस सूरत में, और नंबर 2 जाहिर बात है उन प्राइस इंक्रीजेस की सूरत में जो कि स्टॉक मार्केट में चढ़ाव जो तेजी है उसकी सूरत में आपको नजर आते हैं या आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर जनरल रोल की बात करें किसी कॉरपोरेशन की सोसाइटी में, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए है बिकॉज एक बड़े पैमाने पर ये एम्प्लॉयमेंट का बायस बनता है। इसके साथ साथ ये जो है क्योंकि कानून और ज़ाब्ते के तहत होते हैं जो सरकार या गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, तो ये नेचुरली बहुत सारी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन के भी पाबंद होते हैं। इसके साथ साथ जो है ये एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट जो या पेंशन फंड्स ऑफर करने के पाबंद होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस ऑफर करने के पाबंद होते हैं। जनरली जो एक फायदा है वो आपको ट्रांसलेट या ट्रिकल डाउन होता हुआ माशरे में नजर आता है। बिकॉज जाहिर बात अगर आप स्टैंडर्ड आम बिजनेसेस की बात करें जहां पर लीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करने का एक तो रुझान कम है और उन पर इन्फोर्समेंट भी कम होती है, और बहुत सारे केसेस में बाय लॉज वो जो होते हैं इतने ज्यादा बाउंडेड होते भी नहीं है। ऐसे कि उनके मुकाबले में जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है आपको कॉरपोरेशन में ज्यादा ट्रांसलेट होता हुआ सोसाइटी में नजर आता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसके जो मैटर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कंपनियां पाबंद होती हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि ये इंश्योर करना होता है इन्हें कि जो इनके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी हैं, कास्ट्स हैं या दूसरे मामलात हैं जो कि कंपनी ने डिसीजंस लिए हैं कि वो क्वार्टरली और एनुअली कम्युनिकेट किए जाते हैं पब्लिकली तमाम शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को, सो दैट उन्हें पता लग सके कि कंपनी क्या कर रही है, क्या फैसले ले रही है, और उनके पैसे के बिहाफ पर जो पैसा उनमें इन्वेस्ट किया है लोगों ने, उनके पैसे के बिहाफ पर कंपनी क्या करती फिर रही है। सो समहाउ ये भी बाय लॉ जो है क्योंकि इन कॉर्पोरेशंस को बाइंड किया जाता है, तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसका आम होना इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छा रोल है। दूसरा जाहिर बात है जब कॉर्पोरेशन सेटअप होती हैं वो बड़े पैमाने पर लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो डायरेक्टली बिजनेसेस नहीं कर सकते, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बहुत सारी कॉर्पोरेशंस में इन्वेस्ट कर लें जो ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस कर रही हैं और कामयाब हैं, और वो खुद भी हमारे सरमाए से फायदा उठा सकती हैं और हमें भी हमारे सरमाए पर फायदा दे सकती हैं। वो जाहिर बात है हमें डिविडेंड्स की सूरत में मिलता है और हमारे स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज